इतनी तेजी से फैला कि चंद महीनों में पूरी दुनिया इसके लपेटे में आ गई। अभी लोगों को शक है कि ये वायरस है नहीं है, बीमारी है नहीं है, सच्ची है झूठ है। ये बहस में पड़ने की जरूरत नहीं। 100% ये सही है कि ये बीमारी है, पूरी दुनिया में फैली है, लोग बीमार हो रहे हैं, टेस्ट कराने पर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं और लाखों लोग अब तक मर गए। लेकिन ये कोई नई बीमारी नहीं। वायरल इन्फेक्शंस तो बरसों से हैं, किस्म किस्म के वायरल इन्फेक्शंस हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत तेजी से फैल रही है और करोड़ों लोगों को दुनिया में मुतासिर कर चुकी है, इसलिए परेशानी है। ये जो वायरस है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलता है, और वो भी मोस्टली थूक के जरिए से। जब आदमी बात करता है या छींकता है या खांसता है, तो उसके बारीक बारीक थूक के छींटे बाहर निकलते हैं, वो हवा में फैलते हैं। उस थूक में वायरस होता है। फिर दूसरा आदमी उसे इनहेल करता है, सांस के जरिए से उसे अंदर लेता है, तो दूसरे आदमी के अंदर वो वायरस चले जाते हैं और फिर दूसरे आदमी को भी वो इन्फेक्ट करते हैं, वो बीमार करते हैं। इस तरह एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी, फैलते फैलते बहुत फैल गया है और लाखों लोग इसमें मुब्तला हो गए। अब पहली चीज, इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं। बीमारी है, बहुत से लोग मरे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि 60 से 70% लोगों में ये वायरस अंदर आने के बाद हल्का सा बुखार, सर्दी, जुकाम जैसे फ्लू होता है, ऐसे आकर चले जाता है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें कोविड हुआ था। बहुत से लोग समझते हैं कि हल्की सी फ्लू बुखार आई थी, कम हो गई, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार आई थी, कम हो गई। लेकिन 30 से 40% लोगों में ये ज्यादा इंटेंसिटी से लोग बीमार होते हैं, कि तेज बुखार आ जाती है और खांसी आ जाती है। तो बहुत से लोग बगैर इलाज के ही ठीक हो जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मालूम भी नहीं होता कि बीमारी आई और चले गई। और बहुत से लोगों को थोड़ा बीमारी ज्यादा होती है, बुखार हो जाता है और जिस्म में दर्द हो जाता है, उस वक्त इलाज की जरूरत पड़ती है। तो इलाज आसान भी है, इलाज हो सकता है, हुआ भी है, और लाखों लोग सेहतयाब होकर अब घरों में इत्मीनान से हैं, बल्कि अपने कामों काज में भी लगे हुए हैं। लेकिन मैं 3 बातों को कहना चाहता हूं। पहली बात कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, इस पर तस्करा करेंगे। क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या एहतियात बरतनी है, पहले इस पर हम तबसरा करेंगे। फिर खुदा ना खास्ता किसी को बीमारी आ गई तो उसे क्या करना है, उस वक्त क्या स्टेप्स लेना है, क्या कदम उठाने हैं, वो हम मुज़ाकरा करेंगे। तीसरा, इसके लिए वैक्सीन आया हुआ है, वैक्सीन के क्या फ़ायदे हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस पर तबसरा करेंगे। उसके बाद फिर सबको मौका दिया जाएगा, कोई सवालात हैं तो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये बीमारी है, सच है, और पूरे दुनिया में फैल चुकी है, और हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है, इसे झुटला नहीं सकते। सबसे मुश्किल ये है कि आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक बहुत आम हो गया है, सोशल मीडिया बहुत आम हो गया है। उसमें बहुत किस्म के वीडियोस आते हैं। कोई कहता है कि झूठ है, कोई कहता है कि साजिश है, कोई कहता है कि ये नहीं है, लोग मर रहे हैं, डर के मर रहे हैं, हॉस्पिटल में जो है लोग जानबूझकर मार रहे हैं। एक किस्म का एक किस्म की डर फैला दी गई है, जिसकी वजह से सबसे नुकसान ये हुआ कि लोग टेस्ट कराने से डर रहे हैं, इलाज करने से डर रहे हैं, हॉस्पिटल को जाने से डर रहे हैं। ये सब गलत है। बीमारी है, लोग बीमार हो रहे हैं और उसका इलाज भी हो रहा है। सीरियस पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं, वहां भी सही इलाज हो रहा है। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है हॉस्पिटल में। यहां तक कहते हैं कि लोग जानबूझकर हॉस्पिटल में मार देते हैं। आज सुबह को फोन आया था मुझे
उन्होंने कहा कि बुखार है, फला है, फला है, फला है, हॉस्पिटल को जाना अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, हो गया तो मार दलती नागत, कौन बोलेगा? तो ये सब बातें चल रही। तो ऐसे कोई बात नहीं है, जैसे दूसरी बीमारियां हैं ऐसे बीमारी है, जैसे दूसरी बीमारियों का इलाज है ऐसे इसका भी इलाज है। हॉस्पिटल को जाने से डॉक्टर्स जैसे दूसरी बीमारियों के लिए केयर करते हैं, इसके लिए भी केयर कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के पीछे ना पड़े। इन वीडियोस को देखते रहेंगे तो दिमाग खराब होगा, हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, दूसरों को कंफ्यूज करेंगे। पहली बात, ये बीमारी है, और दूसरे लोगों के बहकावे में नहीं आना, रूमर्स को सुनकर दिमाग खराब नहीं कर। प्रिकॉशंस बहुत दिनों से सुन के आ रहे हैं कि क्या प्रिकॉशन लेना है। एसएमएस हमसे कहते हैं कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है और हाथ सैनिटाइज करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त कोविड जो फैल रहा है बहुत तेजी से, उसमें सबसे बड़ा हाथ ये है मास गैदरिंग, बहुत से लोगों का जमा होना। इस वक्त दो जगह बहुत से लोग जमा हो रहे हैं, एक शादी में, दूसरा मैयत में। हालात के मद्देनजर इन दो चीजों को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। करीबी करीबी रिश्तेदार का भी अगर इंतकाल हो जाए तो मैयत में शिरकत इस वक्त मुनासिब नहीं है। घर में बैठकर उनके लिए ईसाले सवाब करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। मैयत में शरीक इसलिए कि बहुत से खानदान ऐसे हैं कि एक आदमी को कोविड हुआ, उम्र रसीदा था, दूसरे और भी बीमारियां थी, उसे इंतकाल हो गया, तो उसकी मैयत में पूरा खानदान गया, और फिर 6, 8, 10 दिन के बाद उस खानदान में मैंने देखा है कि 50, 60, 100 लोग, बल्कि उससे ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, और 15 दिन के अंदर उस खानदान के 15, 20, 30 लोगों का इंतकाल हुआ है। एहतियात करना बहुत जरूरी। दीन, शरीयत, उसमें भी बहुत सी छूट दी गई है कि बीमारी फैलने से रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो कहीं किसी के यहाँ मैयत हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो 2, 4 जो खास रिश्तेदार हैं वो पूरे प्रोटेक्शन के साथ पीपीई वगैरह पहनकर उनको गुस्ल देंगे, पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए, और उनका नमाज जनाजा अदा करेंगे और उनको दफनाएंगे। बाकी अपने अपने घरों में रहकर उनके लिए ईसाले सवाब करेंगे। शादियां, पिछले महीने तक शादियां में खूब जश्न हो रहा था, लोग मास्क पहनकर जाते हैं और शादी में पहुंचकर निकाल देते हैं। रास्तों में उतनी जरूरत नहीं, जब लोग दूर होते हैं, एक आध आदमी होता है। शादियों में जाकर बहुत से लोग इन्फेक्टेड होके आए। ये दो जगह बहुत तेजी से कोविड फैला है, मैयत में और शादियों में। तीसरा, जहां पर हुजूम होता है, मार्केट में, सुपरमार्केट्स में, दुकानों में, हुजूम की जगह जाएंगे तो बहुत खतरा है। तो एक ये भी जहन में रखना कि ये हमारे शॉपिंग का मौका नहीं है, बाजार जाने का मौका नहीं है। छोटी सी जरूरत के लिए जाएंगे, बहुत बड़ी मुसीबत लेके आएंगे। तो जहां भी हुजूम है, जहां भी ज्यादा लोग हैं, वहां जाने से बिल्कुल परहेज करना। और कहीं जाना भी है, एक आध इमरजेंसी में बाहर जाना है, तो मास्क पहनकर जाना। मास्क ठुड्डी पर नहीं, ठुड्डी पर मास्क पहनने से एक पैसे का भी फायदा नहीं होता। मुंह और नाक कवर होना। ढीला ढाला मास्क पहनेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होता। अच्छा टाइट मास्क पहनना, फिर बाहर जाना, किसी से जरूरी काम है उनसे बातचीत करना तो दूर खड़े रहकर बात करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहनना, और बार बार हाथों को धोना या सैनिटाइज करना, चाहे कम लोग हों या ज्यादा लोग हों। जहां ज्यादा लोग होती हैं वहां जाना ही नहीं है। मस्जिदों को जाने की इजाजत नहीं है, काबतुल्लाह बंद हो गया सबके लिए, मस्जिद नबवी बंद हो गई, तो हम शॉपिंग को जाएं और बेकार में बाहर घूमते रहें, इससे बड़ा नुकसान होता है। ये प्रिकॉशंस हैं जो बहुत जरूरी हैं। दूसरी बात, आम मैदानों में या जहां पर वेंटिलेशन बहुत ज्यादा है, वहां ज्यादा तेजी से ये बीमारी नहीं फैलती। जो कमरे हैं, जो क्या कहते हैं उसे, एनक्लोज्ड एरियाज हैं, जैसे
दुकान होता है, अंदर कोई वेंटिलेशन नहीं होता, कोई कमरा होता है, वहां लोग जमा हो जाते हैं, ऐसी जगह ये बहुत तेजी से फैलता है। दूसरी बात, हम ये समझते हैं कि कोरोना आएगा किसी नामालूम आदमी से जिसे हम नहीं जानते। नहीं, कोरोना फैलता है अपनों में। हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनसे एहतियात नहीं करते, वो तो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम साथ ही रहते हैं। कोरोना तो वहीं से आएगा, दोस्तों के जरिए से, अपने कोलीग्स के जरिए से, जिनसे रोजाना जिनके साथ उठते बैठते हैं उनसे फैलेगा। हम दूसरों के साथ जब बात करते हैं तो मास्क पहनते हैं, जब अपने कोलीग से या रिश्तेदारों से या घर वालों से बात करते हैं, अड़ोस पड़ोस से बात करते हैं तो मास्क निकाल देते हैं, मास्क पहन के बाहर जाते हैं, जब छींक आती है तो मास्क मुंह पर से खिसा देते हैं। बात करनी है तो हमारे पास मरीज आते हैं कमरे में, मास्क पहन कर आते हैं और सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि मास्क निकाल कर डॉक्टर साहब कर दो, मुंह सामने लगे। जब मास्क पहनना तब नहीं पहनते। तो एहतियात सबसे, अपने कोलीग, सबसे ज्यादा बीमारी अपने साथ रहने वालों से एक दूसरे को आती है। कोलीग से आती है, पड़ोसियों से आती है, रिश्तेदारों से आती है। तो इनसे भी बचना, इनसे भी दूर रहना, और इनके साथ जब बात करते हैं उस वक्त भी मास्क पहनना बहुत जरूरी। तो एहतियात है, इंशाल्लाह एहतियात करेंगे तो बीमारी आने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। एहतियात हमारे जिम्मे है, फिर अल्लाह से मांगना, अल्लाह हम सबकी इस बीमारी से हिफाजत करेंगे। अब बीमारी बहुत कॉमन हो गई, हर गली में, हर रास्ते में, हर अपार्टमेंट में, हर खानदान में बीमारी आ गई है। अब आ गई है तो क्या करना? सबसे पहली बात ये जहन से निकाल दें कि इसका इलाज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसका इलाज है। और पहले गोल्डन पीरियड होता है। असल में जब वायरस इंसान के जिस्म में जाता है तो 3-4 दिन तक वो खामोश रहता है, वो मल्टीप्लाई होते रहता है, उससे आदमी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। 3-4 दिन के बाद फिर जो सिम्टम्स शुरू होते हैं वो बिल्कुल मामूली सिम्टम्स शुरू होते हैं। एकदम वायरस सडन अटैक करके आदमी को बीमार नहीं करता, वो स्लो प्रोसेस है। पहले के 10-12 दिन बीमारी के ये गोल्डन पीरियड है इलाज के लिए, और इसमें इलाज आसान भी है, इलाज हो सकता भी है। इस वक्त इलाज अगर कर लेंगे तो फिर जो आगे की बीमारी है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है और जिसमें अमवात भी हो जाते हैं, इससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। तो ये पहले 4-5 दिन तो कोई बीमारी नहीं होती, फिर 8 से 10 दिन तक मामूली बीमारी होती है, फ्लू की तरह या खांसी बुखार की तरह। उस वक्त इलाज करने से बहुत फायदा होता है, ये गोल्डन पीरियड है। लेकिन एक मुश्किल ये हो रही है कि हर आदमी, पिछले 1 साल से लोग हमारे से मुज़ाकरा कर रहे हैं, बीमारियों का मरीज आ रहे हैं, हर आदमी पहले ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे कोविड नहीं है, सिर्फ बुखार है, और टच वो बारिश में भी गया था, उस पर बुखार है। बुखार के साथ कोविड तो नहीं है, जरी खांसी भी है। वो ठंडा पानी फ्रिज का पी लिया, खांसी आ गई। और रमजान ना, गर्मी हो गई है, जरा पेट भी अपसेट हो गया है, लूज मोशन भी है, और 2 दिन से सोया नहीं, उसके वास्ते सर में बहुत दर्द है, हाथा पाँव में बहुत दर्द है, कोविड तो नहीं है मुझे। सबसे पहले डिनेयल मूड में रहते हैं कि इनकार करते हैं कि मुझे कोविड नहीं है। पूरे सिम्टम्स कोविड के बताकर उसकी वजह भी साथ बता देते हैं कि ठंडा पानी पिया, फ्रिज का पानी पिया, फैन में सो गया, एसी में चलेगा था, रात को सोया नहीं, सर में दर्द आ गया। इस वक्त हर बुखार कोविड है, हर सर्दी कोविड है, हर स्टमक अपसेट कोविड है, हर बॉडी एक, जिस्म का दर्द, सर में दर्द कोविड है। इल्ला माशाअल्लाह लाखों में एक ऐसी बीमार आ रहे हैं जिनको शायद कोविड ना हो, जिसको भी थोड़े से भी सिम्टम्स हैं उनको टेस्ट कराओ, कोविड पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो गोल्डन पीरियड है, शुरुआत के दिन है 6-8-10 दिन, इस वक्त हर एक ये फिक्र करना कि बुखार आ गई, सर्दी आ गई, खांसी आ गई, या कम से कम जिस्म में दर्द आ गया, सर में दर्द आ गया, तो उसे कोविड समझना, इनकार करने की जरूरत नहीं। कोविड आ गया तो क्या भी जुर्म नहीं करे,
कौन भी अरेस्ट कर लेके जाकर जेल में डालता नहीं। पहले जो है वो क्वारंटाइन करने के लिए बुला लेके जाते थे, तो तरीका ठीक नहीं था, वो अरेस्ट करे सका पकड़ लेके जाते थे, जाकर हॉस्पिटल में रखते थे खिला पिला कर। हमारे एक दोस्त हैं, उनको जो है कोविड पेशेंट के साथ थे, वो पेशेंट सीरियस हो गया, इंतकाल होगा, फिर वो ज़माने में लास्ट ईयर, फिर वो पुलिस उनको ढूंढ ले पाई, बीबीएमपी के में ढूंढ ले पाए, उन्होंने भाग गए, छप गए। तो पुलिस को मालूम हुआ कि उन्होंने मेरे जान पहचान वाले हैं, तो मुझे फ़ोन करना शुरू करे, उनका एड्रेस पूछना शुरू करे। मैं उनको फ़ोन करके बार बार बोलिया, जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, बोलो मैं चुनो कर को, बीबीएमपी जाओ, उन्होंने तुम्हारा क्वारंटाइन कर दी। उन्होंने बोले, क्या डॉक्टर साहब, मैं क्या चोर क्या पकड़ने आ रहे हैं सब पुलिस वाले, मैं ऊपर से बिल्डिंग से छलांग मार को खुदकशी कर लेता हूँ, उनके हाथ में से पड़ता नहीं हो। पावा पड़ को समझा को लास्ट ईयर रमजान में बड़ी मुश्किल से वो पुलिस को उनका एड्रेस बोल को पुलिस वाले बुला लेके जाको एक 3 स्टार होटल में सिंगल रूम में एसी में रखे। हाँ से फोन करिए, डॉक्टर साहब एसी रूम है, रूम में टीवी है, दिन में 3 वक्त खाना आ रहा है, टाइम टाइम पर चाय काफी आ रही है, स्नैक्स आ रही, बहुत मस्त है। तरीका गलत था, एक लोगों में डर फैला दिए। अब तो वो भी नहीं है, अब किसे पॉजिटिव है किसे नेगेटिव है कोई भी कुछ कुछ देखता नहीं। बेंगलुरु में रोजाना 20,000 के आसपास पॉजिटिव आ रही हैं। 20,000 को कहाँ को पकड़ेंगे, कहाँ को पूछेंगे, क्या करेंगे, क्या भी। तो पहली बात, जब फ्लू के जैसे सिम्टम शुरू होते हैं तो उसे कोविड समझना, उसे छपाना नहीं और फौरन इलाज शुरू कर देना। ये गोल्डन पीरियड है, इसमें इलाज करेंगे तो अक्सरों की बीमारी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। बात के जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑक्सीजन के प्रॉब्लम्स, हॉस्पिटल के प्रॉब्लम्स, वो सब नहीं आते। कोविड इंशाल्लाह अल्लाह ताला उससे शिफा दे देते। अगर ये गोल्डन पीरियड मिस कर लिए तो वो जो है वायरस अंदर फैलते 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 लंग्स में चले जाते हैं, लंग्स में जाके लंग्स में निमोनिया पैदा करते हैं। जब इन्फेक्शन होने के 4 दिन तो वो खामोश होता है, मालूम भी नहीं होता। 8 से 10 दिन तक हल्की सी बीमारी रहती है, इसमें इलाज नहीं करे, लापरवाही करे, अपने आप को छुपा को रखे और समझ लिए कि ये जो है ठंडा पानी पीने से आ गया, बारिश में भीगने से आ गया घर को। फिर जब लंग्स इन्वॉल्व होती तो फिर प्रॉब्लम शुरू होती। क्या प्रॉब्लम शुरू होते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, और उस लेवल को पहुंचने के बाद इलाज भी मुश्किल हो जाता है कि निमोनिया हो गया है। वायरस का निमोनिया इलाज करना बहुत मुश्किल। बैक्टीरिया के निमोनिया को एंटीबायोटिक्स लिए तो निमोनिया कम हो जाता है। टीबी से निमोनिया हुआ तो वो टीबी का इलाज करे तो बहुत आसानी से टीबी का निमोनिया भी कम हो जाता है। वायरस का निमोनिया, उसका इलाज आसान नहीं है, तो फिर इलाज मुश्किल हो जाता है। फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाता है और फिर हॉस्पिटल में जाकर एडमिशन लेना पड़ता है। और बहुत से लोग उसे ओवरकम कर सकते हैं, उसे जो है उससे अच्छे होकर आ सकते हैं। बहुत से लोग उसमें से और आगे बढ़ जाती हैं, इतना आगे बढ़ जाती हैं कि पूरे लंग्स डैमेज हो जाती हैं, निमोनिया होकर सांस लेने की जगह नहीं होती। उस वक्त जो है इलाज भी मुश्किल, उसमें बचना भी मुश्किल। ये नौबत कहीं क्यों आई? जो गोल्डन पीरियड था उससे गंवा लिए। हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर फुजैल अयाज, उन्होंने एक शॉर्ट जो है वीडियो बनाए हैं कि गोल्डन पीरियड में इलाज करना कितना ज़रूरी है और देर हो गया तो क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और उसमें इलाज कितना मुश्किल है। ये वीडियो 1.5-2 मिनट का है, वो देख लो। वालेकुम रहमतुल्लाह। ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में ये चंद ज़रूरी चीज़ें आपके सामने पेश हैं। ये ग्राफ अगर समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये लेफ़्ट साइड में वाई एक्सिस पर ऑक्सीजन सैचुरेशन है 20, 40, 60, 80 और 100। नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन 98% होना चाहिए। और ये टाइम है। जैसे ही आदमी बीमार होता है कोविड-19 में, तो जैसे जैसे लंग्स डैमेज होंगे उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन रिड्यूस होना स्टार्ट होगा।
और 98 से 80% आने में यूजुअली 5 to 12 डेज लग सकते हैं। स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक प्रोग्रेस होता है। लेकिन 80% से 60% आने में सिर्फ 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि उसके रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स फेल होना स्टार्ट होते हैं। और 60% के बाद इट्स ए रैपिड डाउनफॉल, एकदम नीचे की तरफ कोलैप्स होता है। एक दिन या चंद घंटे का मामला होता है। तो बिल्कुल ये एक पहाड़ या क्लिफ की तरह है कि आदमी यहाँ से फिसलने लगा है तो यहाँ तक जब पहुँचता है तो यहाँ से उसको उठाया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है, वो खुद भी उठ सकता है। लेकिन जब यहाँ से और फॉल होने लगेगा, यहाँ से गिरने लगेगा, तो एकदम नीचे की तरफ रास्ता है। बहुत यानी रिस्क है पेशेंट। और यहाँ से वापस उसे लाने के लिए एक तो ट्रीटमेंट भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और बहुत मुश्किल है। तो ये जो पीरियड है 80% आने तक, एक गोल्डन पीरियड, इस वक्त में बिलो 90 जैसे ही जाएंगे, ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे, बाकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उसका रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। 80 to 60 के दरमियान, 60 तक पहुंच गया तो बाईपैप सीपैप से ट्राई किया जा सकता है। टाइम लगेगा, डिफ़िकल्ट है, लेकिन पॉसिबल है। जैसे ही बिलो 60 जाएंगे, हाई रिस्क कैटेगरी है, आईसीयू वेंटिलेटर की कैटेगरी है। इतना सब होने के बावजूद सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हैं। और बिलो 40 के तो चंद घंटे उनके पास हैं, वो ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो गोल्डन पीरियड में ट्रीटमेंट करवाना है, जल्द से जल्द उसको कोशिश शुरू करना है ट्रीट करने की, डिले नहीं करना है। जैसे ही डिले करेंगे ट्रीटमेंट मुश्किल भी है, बेड भी नहीं मिलेगा, और ट्रीटमेंट करने के बावजूद रिस्क भी बहुत बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए हॉस्पिटल्स भी ऐसे पेशेंट्स को लेने में बहुत ज़्यादा पीछे हटते हैं। अल्लाह हम सबकी इस वबा से हिफाजत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो, इससे मालूम हुआ कि पहले जो गोल्डन पीरियड में है उसमें इलाज करना ज़रूरी है। जितनी परेशानी हो रही है वो इस वजह से, जितनी परेशानी हो रही है वो इस वजह से कि गोल्डन पीरियड लोग ज़ाया कर लेते हैं। यहाँ अपनी बीमारी को छुपाते हैं, किसी से मशवरा नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, टेस्ट नहीं कराते, और फिर जब ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरना शुरू होता है तब बाहर निकलते हैं। इसलिए सबसे दरख्वास्त खुद के लिए भी, अपने दोस्तों से, जान पहचान वालों से सबसे बोलना कि बुखार आ गई, सर्दी आ गई, खांसी आ गई तो वो कोविड के सिम्टम्स हैं और फौरन इलाज करना। और शुरू का जो इलाज है वो बहुत आसान है, वो घर में खुद कर सकते हैं। बीमारी बहुत फैल गई है, डॉक्टर सब मशगूल हो गए हैं, डॉक्टर हाथ को मिलना मुश्किल। तो जब ये हल्के से सिम्टम शुरू होती उस वक्त जो है अपने घर में खुद इलाज कर ले सकते हैं। मैं अब एक प्रिस्क्रिप्शन आपको बताता हूँ। वो जो है, हर आदमी माइल्ड सिम्टम्स शुरू होते ही, हल्के से सिम्टम्स शुरू होते ही अपने घर में ये इलाज शुरू कर सकते हैं। तो इसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं हमें। थोड़ी सी बुखार आ गई, सर्दी आ गई, आंख हाथ में दर्द आ गया, तो उसे जो है ये 5-6 किस्म के टैबलेट्स हैं, इसे इस्तेमाल करना। पहली टैबलेट डोलो 650 mg, बड़ों के लिए है ये प्रिस्क्रिप्शन। डोलो 650 mg ये पैरासिटामॉल है, 6 घंटे में 1 मरतबा ले सकते हैं, यानी दिन में 4 मरतबा ले सकते हैं, इससे बुखार कम होती है। दूसरा अजी 500 mg, दिन में 1 टैबलेट 5 दिन के लिए, ये एंटीबायोटिक है, इससे जो है कोविड-19 में भी फायदा होता है। तीसरा जो है आइवरमेक्टिन है, 12 मिलीग्राम्स वंस ए डे, 5 दिन लेना। ये पूरी दुनिया में इस वक्त इस दवा को इस्तेमाल कर रही, और उसकी वजह से कोविड के पेशेंट्स को काफ़ी इफाका हो रहा है, काफ़ी फायदा हो रहा है। ये दवा एक दूसरे किस्म की, लेकिन अब एक्सपीरियंस के बाद ये कोविड में बहुत हेल्पफुल है, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब मामूली दवाएं ही, ये कोई स्ट्रॉन्ग दवाएं नहीं जिससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट, जान को खतरा है। ये दवाएं घर में इस्तेमाल, इत्मीनान से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 गोलियां बुखार कम करने, इन्फेक्शन कम करने के लिए। फिर उसके बाद 2 गोलियां ही विटामिन सी, लिमसी बोलकर चूएबल टैबलेट आते हैं, वो जो है दिन में 2 या 3 मरतबा भी ले सकते हैं, ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और फिर 5वीं टैबलेट है जिंकोविट, इसमें जिंक है और दूसरे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं। ये विटामिन सी और जिंकोविट के टैबलेट जो है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। 6ठी टैबलेट है
एकोस्पोरिन जो हार्ट पेशेंट्स यूज करते हैं, खून अंदर घट नहीं होना जिस्म के अंदर कर, ये बहुत ही मामूली टैबलेट, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं। बहुत से हार्ट के पेशेंट्स, बीपी के पेशेंट्स जो हैं 8-10 साल से, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से 8-10 साल से ले लेते हैं। कोविड में एक तो प्रॉब्लम होता है लंग्स का, दूसरा जो प्रॉब्लम होता है जिससे लोग जो है इस वक्त ज्यादा मर रहे हैं वो ये कि रगों के अंदर खून घट हो जाता है, और जब खून घट होकर उसके बॉल्स के जैसा बन जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, वो जाकर हार्ट में अटक जाती हैं, ब्रेन में अटक जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है और सडन डेथ हो जाती है बास पेशेंट्स की। तो अंदर बॉडी के अंदर रगों के अंदर खून घट नहीं होना कर को ये मामूली टैबलेट है एकोस्पोरिन, इसे जो है दिन में 1-2-3 हफ्ते भी ले सकते हैं। तो ये 6 मेडिसिन हर आदमी अपने घर में शुरू कर सकता है। जैसे ही बुखार आई, टेस्ट भी करने की जरूरत नहीं कि कोविड है नहीं है कर को, कोविड रहो नहीं रहो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कोविड है तो भी फायदा होता है, कोविड नहीं है तो भी फायदा होता है। डोलो 650 mg, अजी 500 mg, आइवरमेक्टिन 12 mg, ये बीमारी के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी और जिंकोविट और खून अंदर बॉडी में घट नहीं होना करके सिंपल टैबलेट एकोस्पोरिन। ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये शुरू करती हैं ट्रीटमेंट, उस वक्त जो है एक टेस्ट के लिए, RT-PCR टेस्ट के लिए स्वैब दे दें, इसलिए आजकल रिपोर्ट आने 2 दिन और 3 दिन हो रही, आगे चल कर उसकी जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल वगैरह को जाना पड़ा तो भी उसकी जरूरत पड़े रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट करा को घर में रख लेने में क्या भी मुश्किल नहीं। जैसे मैं पहले बोला, खून भी आपको पकड़ने को जाते नहीं, एक स्वैब दे देना, नेजल स्वैब बोलती, नाक के अंदर और गले के अंदर से रुई डाल को स्वैब लेती और वो RT-PCR कोविड टेस्ट के लिए भेजती, तो फौरन टेस्ट के लिए स्वैब दे देना। तो पहला एक काम, अब इंशाल्लाह इसी से ठीक हो जाती पेशेंट्स, और जो है बीमारी अक्सरों की कम हो जाती। मैं पहले बोला 50% लोगों की बीमारी आँख को जाती है, उसको मालूम भी नहीं होता, और बाकी जिनको बुखार, सर्दी, खांसी, आग में दर्द, सर में दर्द आ गया, उन्होंने इलाज शुरू करना। फिर 3 दिन तक देखो ठीक ठाक हो गए, सब ठीक हो गया तो इतना काफी है, बस इलाज हो गया, कोविड आया चले गया, क्या भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, सेहतयाब हो गए, आइंदा तुम्हें सेफ भी हो गए कई महीने तक, कम से कम 3 महीने तक इंशाल्लाह फिर बीमारी नहीं आती। 3 दिन के बाद भी अगर बीमारी कम नहीं हुई, बुखार भी ज्यादा हो रही है, खांसी भी शुरू हो गई, आंख हाथ में बहुत दर्द है, बहुत सुस्ती शुरू हो गई, खाने नहीं हो रहा है, तो फिर जरा कोविड के टिपिकल सिम्टम्स हैं, बुखार, सर्दी, गले में खराश, खांसी, जिस्म में दर्द, सर में दर्द, और मुंह का मजा खराब हो जाता है, खुशबू बदबू मालूम नहीं होती, और बाज लोगों को लूज मोशन, स्टमक अपसेट भी हो सकता है। 3 दिन के बाद ये सिम्टम्स अगर बरकरार हैं, हाले कुछ हैं, बुखार बढ़ले कुछ है, तो फिर एक ब्लड टेस्ट करना, सिंपल ब्लड टेस्ट है CBC, मालूम करने के लिए कि बीमारी कितनी ज्यादा है बोलकर, इसे बोलते हैं कोविड मार्कर्स बोल, इसे हमें जो है कोविड मार्कर्स बोलते हैं, कि वो बताती बीमारी कितनी स्ट्रांग है, कितनी सीवियर है, माइल्ड है कि मॉडरेट है कि बहुत सीवियर है। फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर बीमारी मालूम हुई तो आगे इलाज करने में आसानी होती है। तो CBC, CRP, फेरेटिन, डी डाइमर भी जो है ये टेस्ट करती है, अंदर खून क्या भी घट हो जा रहा है देखने के वास्ते। LDH, अगर लंग्स ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो LDH की वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर हो सके तो चेस्ट एक्सरे या नहीं तो CT स्कैन लेना, मालूम होता है कि लंग्स की क्या हालत है। अगर 3 दिन तक इलाज करें, ठीक हो गया, अच्छी बात है, नहीं बीमारी बढ़ने को जा रही है तो ये खून टेस्ट करना, एक्सरे नहीं तो CT स्कैन लेना, और एक डॉक्टर से मशवरा करना, पहुंच को डॉक्टर को बताए तो अच्छा है, नहीं है तो बहुत से ऑनलाइन भी डॉक्टर्स मिल जाती, उनको रिपोर्ट्स भेजकर उनसे जो है इलाज करवा सकते हैं। जब तीसरा चौथा दिन हो गया, बीमारी कम नहीं हुई या बढ़ने को जा रही है, तो उसे और 2 मेडिसिन ऐड कर सकते हैं, खुद ऐड कर लें, या बेहतर है 4-5 दिन में भी बीमारी कम नहीं हुई तो जरूर से डॉक्टर से कंसल्टेशन करें,
मिल गए तो बहुत अच्छा है, उसमें कुछ आगे पीछे हो रहा है तो ये 2 चीजें और ऐड करना। एक है मेड्रॉल 16 mg, ये है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड अगर शुरू करे तो फिर जो है बहुत जल्दी इंशाल्लाह बीमारी पर काबू पा सकते हैं, बहुत जल्दी बीमारी पर काबू पा सकते हैं। फिर लंग्स का प्रॉब्लम और जो खून क्लॉट, ब्लड क्लॉट होने का प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। ये बाज मरतबा लाइफ सेविंग मेडिसिन साबित होती है। जो स्टेरॉइड है उसके थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए बहुत जल्दी नहीं शुरू करना। लेकिन इस हाल में 4-5 दिन बुखार कम नहीं हुई, 4 दिन समझो, 4 दिन तक बुखार कम नहीं हुई, बीमारी बढ़ने को जा रही है, तो ये 7वीं मेडिसिन स्टेरॉइड शुरू कर सकते हैं। और फिर जो है लंग्स में इन्फ्लेमेशन बोलती है हमें, लंग्स में पूज आना शुरू हो जाता है, उसे सब कम करने के लिए ये एक जो है पफ है, इनहेलर है, यूडिकॉर्ड बोलकर, ये भी स्टेरॉइड का इनहेलर। ये जो है दिन में 2 मरतबा 2-2 पफ्स जो है वो लेने से भी काफी फायदा होता है। ये सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तीसरे चौथे दिन बीमारी कम नहीं हुई तो ये इलाज शुरू कर सकते हैं। अक्सर लोग इतना इलाज करने से ठीक हो जाते हैं, 6-8 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं, उसके बाद एक 8 दिन 15 दिन सुस्ती होती है, वो भी कम हो जाती है। तो इतने इलाज से 80 पर 5% लोग ठीक हो जाते हैं। एक नॉर्मल बुखार, खांसी, सर्दी, फ्लू आको गए जैसा कम हो जाता है। बाज 15-20% लोग, खुसूसन जो उम्र रसीदा हैं उन्हों या कोई और दूसरी बीमारियां साथ में ही, शुगर या बीपी या हार्ट या और भी बीमारियां दूसरे साथ में ही, तो उन्होंने ये इलाज से ठीक नहीं होते। उन्होंने और आगे के स्टेज में, जैसा डॉक्टर फुजेल बोले, ये 8 दिन गुजरने के बाद फिर लंग थोड़ा डैमेज हो गया तो उनका सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है उतरना शुरू हो जाता है। उनको जो है फिर थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स के जरिए से हॉस्पिटल में एडमिट करके थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है, वो मैं बाद में बोलता हूँ। लेकिन ये इलाज के दरमियान 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज, टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं ना, कितना है टेम्परेचर देखते रहना। और दूसरा, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट। ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एक्सरे, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी खून में ऑक्सीजन बराबर है क्या। फेफड़ों से ऑक्सीजन खून में जाता है, फिर खून से पूरे जिस्म को जाता है। तो फेफड़े कमजोर हो गए ही तो खून में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है, उसे ऑक्सीजन सैचुरेशन बोलते हैं। तो हर घर में बुखार आते ही पहले मेडिकल स्टोर में जाको पल्स ऑक्सीमीटर करके मिलता है, वो पल्स ऑक्सीमीटर खरीदना। ये है पल्स ऑक्सीमीटर, ये पल्स ऑक्सीमीटर खरीदना। और हर 6 घंटे को बॉडी में टेस्ट करना कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है करको। बेहतर है कि 5 मिनट कमरे में वॉकिंग करना, उसके बाद टेस्ट करना। और ये जो है नॉर्मली 96, 98, 100 तक रहता है। 96 एंड अबव नॉर्मल है। कम होना शुरू हुआ तो फिर 95, 94, 93 इस तरह कम होना शुरू होता है। और मैं बताता हूँ आपको ये इस्तेमाल कैसा करना सो बोलकर। ये जो है पल्स ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है। एक उसमें ये चुमटा होता है ना, वैसा है। एक जो है ऊपर पतला है, नीचे मोटा है। इसमें अंगुली रखना, नख जो है वो पतले साइड की तरफ जाना, और नीचे का जो गोश है वो इस तरह नीचे जो मोटा है वहां रखना। ऐसा अंगुली रखने के बाद ऊपर एक बटन है, वो बटन ऑन करना। बटन ऑन करने के बाद थोड़ी देर में उन्हें जो है रीडिंग बताता है। अब इसमें 2 रीडिंग्स बता रहा है, एक है 99, दूसरा है 84। अब आदमी डर जाती है, ओ 84 है मेरा ऑक्सीजन का। तो 2 अलग अलग चीजें हैं। जो 99 बता रहा है वो मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ऊपर लिखो है SpO2 करके। SpO2 लिखो है ना, उसके नीचे का जो रीडिंग है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन
ये गौर से देख लियो, SpO2 लिखो है, उसके नीचे जो रीडिंग बता रहा है, अब शायद 98 99 बता रहा है, वो मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो बता रहा है और इस साइड में जरा छोटा, वो पल्स रेट। पल्स रेट कम ज्यादा होते रहता है, सबसे कम को तो 90, जैसे जैसे बुखार ज्यादा होती है बढ़ने को जाता है। बुखार रही तो 100 भी बताता है, 110 भी बताता है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ऑक्सीजन सैचुरेशन इंपॉर्टेंट। तो मुझे इस वक्त SpO2 के नीचे बड़ा 98 है, वो ऑक्सीजन सैचुरेशन, और दूसरी तरफ पल्स है जो 80 है। देखने के बाद इन निकाल दिए तो वो ऑटोमेटिक खुद ऑफ हो जाता है। खरीदने के बाद पीछे जो है एक इसका बैटरी डालने का है, अगर जब तुम्हें खरीदती तो देख लो उसमें बैटरी साथ देखो है क्या नहीं है, क्या करको बैटरी नहीं देखो है तो उसके मुनासिब बैटरी भी खरीद लेना। घर को आको देखे बाद बैटरी नहीं रही तो फिर दुकान को जाना पड़ता है लॉकडाउन में। तो ये ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते रहना। ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है, 95 के ऊपर है, तो पेशेंट का कंडीशन अच्छा है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर बीमारी और बढ़ रही है, बहुत सुस्त हो गए, खाने हो रहा नहीं, उठने बैठने नहीं हो रहा है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के नीचे चले गया, तो उस वक्त जो है ये इमरजेंसी है, पेशेंट क्रिटिकल है, उसे इस वक्त जो है डॉक्टर्स की और हॉस्पिटल बेड की, ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ती है। उस वक्त क्या करना, पैनिक होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। पेशेंट घर में रहता है, फौरन ऑक्सीजन बेड तलाश करना, हॉस्पिटल का बेड तलाश करना। ऐसी हॉस्पिटल जिसमें बेड है ऑक्सीजन नहीं, उससे घर ही बेहतर, घर में ज्यादा अच्छा देखभाल कर लिया जाए। हॉस्पिटल में एडमिशन कराना तो वहाँ ऑक्सीजन की फैसिलिटी रहना, ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट करना। इस वक्त पूरे बेड्स फुल हैं, बेड मिलना बहुत मुश्किल है। पूरी कोशिश करो हॉस्पिटल में एडमिट कराने की फिक्र करना। BBMP वाले भी पोर्टल बनाए हैं, वहाँ भी जो है एंट्री करे तो उन्हें बेड अलॉट कर दी। वो पोर्टल के थ्रू या जान पहचान के थ्रू या अपने जान करीब जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ किसी को भेजकर फौरन बेड का इंतजाम करके पेशेंट को भेजना। लेकिन बेड मिले तक घर में जपले को बैठने की जरूरत नहीं, पेशेंट की हालत और खराब होना शुरू होती है। मैं डरा रू नहीं, ऐसी हालत सिर्फ 2-3% पेशेंट्स को होती है। 40-50% आदमियों को मालूम ही नहीं हुआ आग हो गया कोरोना बोलकर। फिर 40% आदमियों को जरा ज्यादा आता है, दवाएं इंजेक्शन से चले जाता है, दवाएं गोलियां से चले जाता है। सिर्फ एक 5% 8% लोगों को, खुसूसन जिनको दूसरी बीमारियां हैं, ये हालत को पहुंचती। तो उस वक्त जो है अगर बेड नहीं मिला हॉस्पिटल में, तो फिर ये थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये घर में शुरू कर डालना। ये खुद नहीं शुरू कर सकते, उसे थोड़ा तभी एक्सपीरियंस रहना। तो बहुत से नर्सेस मिल जाती या लैबोरेटरी टेक्नीशियंस मिल जाती, उन्होंने जो है ये ट्रीटमेंट घर में दे सकते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट होना इस वक्त जरूरी हो जाता है जब ऑक्सीजन सैचुरेशन, तुमने दिख रहा है स्क्रीन को, ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे हो गया, और जो हमें लैब रिपोर्ट ब्लड टेस्ट कराए उसमें बहुत ही वेरिएशन है, बहुत आउट ऑफ रेंज रिजल्ट्स हैं। एक्सरे में या CT स्कैन में बहुत ज्यादा निमोनिया दिख रहा है, तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना। बेड नहीं मिला सो सूरत में घर में ये इलाज शुरू कर देना, बेड के इंतजार में खामोश नहीं बैठना। तो वो इलाज जो है नॉन मेडिकल आदमी शुरू करना मुश्किल, किसी नर्स को या टेक्नीशियन को जो रग में कैनुला डाल सकता है, ऐसे आदमी को बुला ले को आको रग में कैनुला डाल को, ये जो है IV रग में इंजेक्शन देना। वो इंजेक्शन के नाम यहाँ है, इसमें स्टेरॉइड है, एंटीबायोटिक है, गैस्ट्राइटिस नहीं होना कर को पेंटाप्रोजोल है, और फिर खून घट नहीं होना कर को इंसुलिन लेती ना सबकुटेनियस चमड़े के नीचे, वैसा एक इंजेक्शन है, खाई नहीं होने का इंजेक्शन है। ये जो है ये एक्टिव मैनेजमेंट, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, हॉस्पिटल को लग गए तो ये मैनेजमेंट करती उन्होंने, लेकिन हॉस्पिटल का बेड नहीं मिला तो घर में ये मैनेजमेंट शुरू कर दिया तो बहुत से लोगों की जान बच जाती। अब जो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सीरियस होने के बाद
ऑटो में लेको हॉस्पिटल के बेड्डा ढूंढते ढूंढते टाइम गुजर जाता है, पेशेंट जो है और भी बिगड़ जाती है हालत और इंतकाल हो जाता है। अल्लाह करे सबको बेड मिल जाए, जो बीमार होती है सीवियर, बेड नहीं मिले तो सूरत में घर में इलाज शुरू कर सकते हैं। किसी टेक्नीशियन या नर्स या कोई कैनुला डालना आ गया तो बस रख में इंजेक्शन तो बस। और फिर इस वक्त जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन हर 3 घंटे को बार बार देखते हैं ना, और बहुत से लोग इंतजाम किए हैं मस्जिदों में और बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम करे ही बेड मिलने तक उनके पास जाको ऑक्सीजन ले पाको, घर में ऑक्सीजन लेना शुरू कर देना। जहां से सिलेंडर ले रही उनके पास जरा सिकले को आना बहुत आसान है, क्या भी मुश्किल नहीं। वो एक रेगुलेटर रहता है, रेगुलेटर लगाना और फिर एक मास्क आता है, यानी तो वो पाइप आती है वो नाक में लगाना। ये जो है आप यहाँ सीखने की जरूरत नहीं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर दे रही उन्होंने 5 मिनट में सिखा के भेजती। बगैर सीखे के ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ घर में ट्राई करने जाकर हमारे एक साथी हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर दे रही सबको, उन्होंने बोले आधे आदमी वो रेगुलेटर तोड़ लेकर वापस आती है। अब हर चीज की कमी है, रेगुलेटर जो 60-70 रुपये था वो 1000-2000 की बिक रहा है। तो जिनके पास से सिलेंडर लेती उनके पास से थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर आ जाना कि ऑक्सीजन कैसा देना है। तो आईवी इंजेक्शंस देना, ऑक्सीजन शुरू करना घर में, और ऑक्सीजन सैचुरेशन रिपीटेडली देखते रहना। ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ाना, 3 लीटर्स 4 लीटर्स 5 लीटर्स बताते रहता है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश करना, फिर उसी दरमियान बेड की तलाश करना, और बेड मिल गया तो हॉस्पिटल में शिफ्ट करना। हॉस्पिटल में शिफ्ट होने के बाद भी उन्होंने ये ट्रीटमेंट देती, इंजेक्शन देती, आईवी इंजेक्शन देती, ऑक्सीजन देती, और आगे चलकर जरूरत पड़ी तो रेमडेसिविर देते ही, जो वायरल इन्फेक्शन को कम करने की दवाई है, वो सब हॉस्पिटल में मैनेज कर लेते। इसमें भी नहीं हुआ तो 1-8% पेशेंट्स जो है और भी डिटोरिएट हो जाती, पूरा लंग खराब हो जाता है या ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, उनको वेंटिलेटर वगैरह में जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 40 के नीचे चले जाता है, उनका रिकवर होना बहुत मुश्किल। तो ये इलाज है। सबसे पहले बीमारी सही है, बीमारी आई तो आम बीमारी की तरह ये आती है लेकिन बहुत तेजी से फैल रही है, बीमारी को छुपाना नहीं, और घर में इलाज शुरू करना, पहले टैबलेट शुरू करना, कम नहीं हुआ तो उसे स्टेरॉइड्स ऐड करना, फिर कम नहीं हुआ तो हॉस्पिटल की कोशिश करना, हॉस्पिटल का बेड मिलने तक घर में इलाज करना, घर में ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने की कोशिश करना। और एक इंपॉर्टेंट बात यह कि घर में बीमारी आ गई तो दूसरे उससे बचना बहुत जरूरी। जो बाहर जाती नौजवान वगैरह उनको बीमारी आती है, उन्होंने बीमारी लेकर घर के अंदर आती, उन्होंने अच्छे हो जाती, उन्होंने घटमुट रहती, अच्छे हो जाती। घर में बुजुर्ग आती, कमजोर लोग आती, उनको बीमारी लगा डालती, इन्हों अच्छे होकर उठ कर बैठ जाती, वो जो घर में थे उन्होंने बीमार होकर उन्होंने क्या सीरियस हो जाती। तो जो घर में बीमार हो उन्हें क्वारंटाइन में रहना, अलग कमरे में रहना, उससे घर वाले कोई मिलना जुलना नहीं। खाना भी दिए तो दरवाजा खोल को अंदर डिस्पोजेबल प्लेट्स में खाना रखना, पेशेंट उठा को खाना खा लेना। जिस घर में 2 टॉयलेट्स हैं या ऐसी रूम है जिसमें अटैच बाथरूम है, वैसे घर में क्वारंटाइन आसान है। उन्हें टॉयलेट को जाता है, उसके मोशन में भी की चांसेस होती। तो जो पेशेंट है उसकी रूम अलग, उसकी टॉयलेट अलग, उन्हें किसी से घर में मिलना नहीं। खाना भी जो है उसे डिस्पोजेबल प्लेट्स में अलग देना, और वो जो है अलग से सकना, इसे क्वारंटाइन बोलती। तो घर के दूसरे लोगों को बीमारी नहीं लगने की पूरी कोशिश और फिक्र करना। जिनके घर छोटे ही वहां मुश्किल है, उनको जो है ये बेहतर है कि जो है कोविड सेंटर्स बना रही, जहां पर एक्टिव इलाज नहीं होता लेकिन क्वारंटाइन की फैसिलिटी रहती है, जैसे हज भवन है या स्टेडियम में है, ऐसी जगह उन्हें जाकर क्वारंटाइन में रह सकती है अगर घर बहुत छोटा है। तो बीमारी घर के अंदर फैलने से बचाना। एक घर में 2 बीमार ही 3 बीमार ही, उन्हें आपस में एक दूसरे से दूर रहने की जरूरत नहीं,
सब बीमार एक रूम में रह सकते हैं, इसलिए कि फैल गई है, अब क्या भी फैलने का बाकी नहीं आता, तो बीमार सब एक साथ रह सकते हैं। ये इसका इलाज। इसके अलावा आइंदा फैलने से रोकना, उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो वैक्सीन है। वैक्सीन बंद को आ गया, बहुत जल्दी आ गया, वैक्सीन दे रहे हैं, तो वैक्सीन लेने में फायदा है, वैक्सीन लेना चाहिए। एक एक हमारे शहर के, हमारे मुल्क के बहुत बड़े पॉपुलेशन को वैक्सीन दे दिए तो बीमारी फैलने का कंट्रोल में आ जाता है इंशाल्लाह। लेकिन एक बात जरूरी, वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, वैक्सीन लेने के बाद भी लोग बीमार हो रही, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद बीमार होने के चांसेस कम हो जाती हैं इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि वैक्सीन लेने के बाद जो बीमारी आती है, अक्सर उनको वो बीमारी माइल्ड है, बगैर वैक्सीन के जिनकी बीमारी आती है उनको सीरियस होने के ज्यादा चांसेस हैं। वैक्सीन लेने के बाद जिनकी बीमारी आई है अक्सर उसमें से सीरियस नहीं लिए हैं। तो एक दूसरा, साइड इफेक्ट से सब डरते हैं, वैक्सीन में साइड इफेक्ट है करको, हर दवा में साइड इफेक्ट है, हर वैक्सीन में साइड इफेक्ट है। इसमें जो है फायदा ज्यादा है, साइड इफेक्ट्स कम है। फायदा ज्यादा लोगों को होता है, साइड इफेक्ट्स कम लोगों को होता है। लाखों में एक आध को सीवियर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और वो हर 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 दवाई में होती। अक्सरों को एक दिन बुखार आती है, हाथ पैर में दर्द होता है, दूसरे दिन से ठीक हो जाती है। पांच लोगों को जहां वैक्सीन लेती वहां दर्द होता है, हाथ उठाने होता नहीं, एक दो दिन रहता है, बाद कम हो जाता है। ये हल्की सी बुखार अक्सरों को वैक्सीन लेने के बाद आती है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत रेयर आदमियों को सीरियस साइड इफेक्ट वैक्सीन में हुआ है, लेकिन वैक्सीन लेने से फायदा ज्यादा है। सबको वैक्सीन लेना चाहिए। हमारे घर में, हमारे खानदान में काफी डॉक्टर हैं, अक्सर वैक्सीन लिए ही, किसी को क्या भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इसलिए वैक्सीन लेने का भी सोचें। दूसरी बात है कि चाहे वैक्सीन लेने जाओ, डॉक्टर से मिलने जाओ, बहुत क्राउड में जाकर घुस कर वैक्सीन लेने को आने से पहले वायरस ले लेकर जाती, तो जहां भी जाती क्राउड अवॉइड करना, रश की जगह जाना नहीं। इसके अलावा एक दो नंबर जान पहचान के डॉक्टर के अपने पास रखो। डॉक्टर को जाकर मिलना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, जरूरत पर ऐसे डॉक्टरों से फोन पर बात करके उनसे जरूरत पड़ने पर मशवरा लेते रहो, इससे बहुत फायदा होता है। अभी ऐसे डॉक्टरों का नंबर अपने पास रखना जिन पर फोन पर कंसल्टेशन हो सकता है। बहुत से आदमी टेली मेडिसिन का फैसिलिटी दे रही, और बहुत से जान पहचान के हमारे फैमिली डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं जो फोन पर हमें अच्छा मशवरा देते हैं। ऐसे डॉक्टर्स का फोन रखो रहे तो बहुत बेहतर। इतनी बात थी, काफी लंबी हो गई, अब कोई सवाल हैं तो पूछ सकते हैं, मॉडरेटर जो कहें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अली बात कर रहा हूँ मैं जी। आज मुझे एक हफ्ते से जरा कोल्ड फीवर शुरू हुआ। मैं डोलो 650 टैबलेट स्टार्ट कर डालिया सुबह में एक, शाम में एक, और हॉस्पिटल टेस्टिंग को जाको दिया था, उन्होंने अभी तक रिपोर्ट दिए नहीं। जुम्मा को दिया टेस्टिंग को से, वो अभी दिए नहीं। तो मैं एक्चुअली फार्मासिस्ट में पैरामेडिकल है। सो डोलो 650 आर्ग्यूमेंटिव 625 ले रहा हूँ टैबलेट्स, बी कॉम्प्लेक्स एक ले रहा हूँ जी। वॉच कंटिन्यू करना है, खांसी से जरा कम है जरा। ठीक है, डोलो ले रही, एंटीबायोटिक ले रही, आर्ग्यूमेंटिव 625 ले रहा हूँ। ठीक है, होता नहीं वो ऐसी टेक के बदले। हाँ, अजी के बदले ले सकते हैं। अब शुरू कर दिए तो वॉच कंटिन्यू करो, साथ में विटामिन जिंक वगैरह, विटामिन सी घर में जरा नींबू का पीता हूँ, मना दे रही नींबू का गर्म पानी में मिला को। ठीक है, और जरा फ्रूट से वो जरा विटामिन सी रिच के एयर थे ना, वो जरा ठीक है। खाने फूड के ताल्लुक से एक बात बोलना था, फूड के ताल्लुक से एक बात बोलना था कि इसमें परहेज जो है, ऑलमोस्ट कुछ भी परहेज नहीं है, सब खा सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नॉन वेज, हर चीज खा सकते हैं। सिर्फ बेहतर है फ्रिज के ठंडे चीजें खाना अवॉइड करना बेहतर, उससे जो है सर्दी खांसी ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। ठंडे फ्रिज के चीजें छोड़कर सब चीजें खा सकते हैं। तुम्हें जो डोलो ले रही है, एंटीबायोटिक जो ले रही है, वो कंटिन्यू करो, साथ में आइवरमेक्टिन भी, विटामिन सी, जिंक और एकोस्पोरिन। तो कोवर्ट एक जेड को तो ले रहा हूं गोली में, साथ में एक
ठीक है, जिंकोविट के बजाय वो ले सकते हैं। हाँ, अब वो नींबू जूस और पे एक तो बात ये कि ये जो है सब कंसल्टेशन शुरू कर दिए तो मुश्किल है। यहाँ मेरा नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन को शेयर करता हूँ, मुझे जो है फोन करके कंसल्ट कर सकते हैं रोजाना दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक। उसके अलावा अगर मुझे कुछ कंसल्ट करना, बातचीत करना, तो व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं, नहीं तो वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ मेरी सहूलत पर। अब यहाँ पर सवाल है तो पूछो, कंसल्टेशन शुरू मत करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। नंबर जरा शेयर कर दो पे। हाँ, एक सवाल आया है कि एपिलेप्टिक पेशेंट, मैं शेयर करता हूँ आखिर में। एक सवाल आया है कि एपिलेप्टिक पेशेंट हैं 75 ईयर्स के, उनको वैक्सीन ले सकते हैं क्या? अगर को हाँ, वैक्सीन ले सकते हैं, एपिलेप्सी को और वैक्सीन को क्या भी ताल्लुक नहीं, दोनों वैक्सीन ले सकते हैं। और एक सवाल आया है, एक आया है कि मेंसेस के वक्त को औरतें ब्लड थिनर ले सकती हैं क्या? अगर को उस वक्त अवॉइड करना बेहतर है, जो मैं लिखा हूँ एकोस्पोरिन। अगर किसी को पीरियड्स हैं, किसी बहन को, तो ना अवॉइड करना बेहतर पीरियड्स के दरमियान में। Will it be safe for an ITP patient to get vaccinated? हाँ, ITP पेशेंट भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं, कोई बात। और कोई सवाल है तो पोस्ट कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। मेरा नंबर है 9945550000। बेकार में फोन करो प्लीज। एक सवाल हजरत जी, अब ड्यूरिंग हमें दवाएं के इसमें वैक्सीनेशन ले सकते हैं क्या? अभी हम ना मालूम नहीं कोविड है या नहीं है, तो वैक्सीनेशन अगर कोविड आ गया तो 4 हफ्ते तक पोस्टपोन करना बेहतर है। अगर कोविड आ गया है तो 4 हफ्ते तक वैक्सीन दोनों को, उसके बाद ले। फुल नेगेटिव आया लेना आज। बात एक बात समझने की है कि कोविड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी को कोविड आ गया तो कितने दिन उन्हें क्वारंटाइन में रहना, कितने दिन लोगों से मिलना जुलना छोड़ देना। 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना, 14 दिन के बाद उन्हें नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकता है। 14 दिन के बाद उन्हें इन्फेक्शन नहीं फैलाता। टेस्ट करने जाने पर फिर RT-PCR बहुत से पेशेंट्स को उसके बाद भी पॉजिटिव आता है, लेकिन वो हमें उसे बोलते हैं कि वो वायरस से नॉन रिप्लिकेटिंग वायरस बोलते हैं, उन्होंने बीमारी नहीं फैलाते, लेकिन RT-PCR पॉजिटिव आता है। बार बार आप RT-PCR रिपीट करके देखने की जरूरत नहीं, बीमारी आपको 14 दिन हो गया है तो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। सवालात पूछने के लिए सिर्फ और 5 मिनट दिया जा रहा है, जिसके अंदर आप सवालात पूछ सकते हैं, जो भी सवालात है डॉक्टर साहब के साथ। और डॉक्टर साहब यहाँ पर जो कांटेक्ट नंबर वगैरह दे हैं, उसमें अगर कंडीशन कुछ क्रिटिकल है जो भी है, उस वक्त में आप सवालात डॉक्टर साहब को कांटेक्ट करके आप उनसे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब 5 मिनट है अब, जिसके अंदर आप डॉक्टर साहब से और क्वेश्चन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब और एक बार नंबर रिपीट करा आपका। स्क्रीन को है ना, दिख रहा है क्या? स्क्रीन पे दिया गया है 5550000। बेहतर है 3 बजे से 5 बजे तक दोपहर में फोन करो, बहुत ही इमरजेंसी रही तो व्हाट्सएप करो। उसके अलावा 24 घंटे में फोन इंशाल्लाह आना था। व्हाट्सएप देख के मैं रिप्लाई करता हूँ। और कुछ सवालात हैं क्या? शैल वी कंक्लूड? रिजवान भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। स्क्रीन पर नंबर नहीं है डॉक्टर साहब का? नहीं है क्या? नहीं, डबल नहीं शो नहीं कर रहा ना। स्क्रीन पे बता रहा है।
99 दिख रहा नंबर दिख रहा 99 4 4 555 555 0000। क्लियर। हेलो एंड डॉक्टर साहब, कोविड के रिलेटेड जो भी है, बुखार और खांसी कंपलसरी क्या सिम्टम्स है कोविड पॉजिटिव पाने के लिए? अक्सरों को आती है, लेकिन सबको आना जरूरी नहीं। बास लोगों को अच्छा ना, हाँ, अगर नया सिम्टम्स चेक करा मैं इंटरनेट में, जो लूज मोशंस और बुखार रहा, तो भी कोविड पॉजिटिव पाने के चांसेस हैं क्या? सही डॉक्टर साहब? नया सिम्टम नहीं, पहले दिन से है। कोविड जो है नाक से लेकर दुम तक भी इफेक्ट करता है, पूरी बॉडी के इफेक्ट रहता है, सर से लेकर पाँव तक। सर्दी, खांसी, गले में खराश, बुखार, सांस में तकलीफ, दम्मा के जैसी शिकायत, स्टमक अपसेट, लूज मोशंस, खै, मतली, हाथों पाँव में दर्द, सर में दर्द, यहाँ तक के आंखें लाल हो जाना, कंजंक्टिवाइटिस बोलती है ना, वो भी आ सकता है। अच्छा, हो सकता है इस वक्त क्या बीमार होते भी सबसे पहले कोविड ही समझना। डॉक्टर साहब, पोस्ट कोविड सिम्टम्स क्या क्या रहता है, और ये थकान कब तक रहती है पेशेंट को? हेलो, हेलो जी, ये पोस्ट कोविड सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, और कमजोरी और थकान जो पेशेंट में रहती है वो कब तक रहती है वो, और उसके वास्ते कुछ मेडिकेशंस हैं क्या? कोविड आगे जाने के बाद किसी को 8 दिन, किसी को 15 दिन, बहुत से लोगों को 1 महीने तक भी सुस्ती थकन रहती है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह लेना, अच्छी ग़िज़ा खाना, सेहतमंद ग़िज़ा खाना। सेहतमंद ग़िज़ा के मतलब ये है कि और ये ब्रीथिंग पैटर्न्स भी चेंज होता है लंग्स में, कभी सांस ऊपर ही रह जाती, नीचे रह जाती, अटक जाती सांस में, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको क्या डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूरी है या घर से कुछ कर सकते हैं? उनको जो थोड़ा सांस में तकलीफ होती है, एक्सर्शन जब ज्यादा काम काज करती है तो सांस फूल सकती है। उसके वास्ते क्या भी ज्यादा इलाज करने की जरूरत नहीं, इलाज करते भी ज्यादा फायदा नहीं होता, डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे मैनेज कर ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम सेशन को एक क्लोज करने का वक्त आ चुका है, इख्तिताम का वक्त आ चुका है। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जो दिया गया नंबर को आपका कॉल करके कांटेक्ट करके उनको जो भी इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह इख्तिताम का वक्त आ चुका है। सबसे पहले जो है डॉक्टर वसीम अहमद जो हम तक यहाँ पर आकर हमारे अपने कीमती वक्त को देकर यहाँ पर ये कोविड के सिम्टम्स के रिलेटेड और कोविड की जो ये हालात जो चल रही है उसका अवेयरनेस करने के लिए और ट्रीटमेंट कैसा लिया जा सकता है ये सिखाए हम लोगों को, और हम लोगों को यहाँ तक इंफॉर्मेशन दिए हैं। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत खुशी हुई, मुझे भी इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यहाँ पर जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर सऊद अहमद सर, तो आपको भी मैं दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड सारे आए हुए सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और आपका ख्याल रखिएगा इस कोविड सिचुएशन के अंदर, आपकी जो जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस डॉक्टर साहब बताए हैं उसके अंदर आप लोग उसको अमल करते हुए बाहर भी जाइए तो उसको अमल कीजिए, घर में भी रहे तो उसको अमल करते हुए सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ। और अगर कोविड भी आई तो घबराने की और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब जो हम तक इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उसको अमल करते हुए अगर हम जाएंगे तो इंशाल्लाह सेहत भी अच्छी रहेगी।
जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जी, इत्मीनान से काफ़ी वक्त हो गया, मेरी बात को सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबको इस बीमारी से हिफाजत करें, पूरी उम्मत पर रहम का करम का मामला करें। पूरी इंसानियत परेशान है, अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को, खुसूसियत से इस उम्मत मुस्लिमा को इस बीमारी से नजात दे और दुनिया से इस मुसीबत को अल्लाह खत्म करे। आमीन।